जब सेल जो है इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में रहता है तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमैटिन के या क्रोमोसोम्स के, वो विजिबल नहीं रहते हैं। क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तब जाकर वो बनाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी मटेरियल्स को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। क्रोमैटिन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें प्रोटीन पाई जाएगी, प्रोटीन जो है वो 60% और डीएनए जो है वो 40% डीएनए पाया जाएगा। ये दोनों मिलके क्रोमैटिन फॉर्म करते हैं और थोड़ा सा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनएज भी उसके साथ लगे रहेंगे। तो दोनों ये उसके क्रोमैटिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। जो प्रोटीन है वो दो तरह की होगी, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन्स, जो हिस्टोन है, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन एक एसिडिक प्रोटीन है। ये जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की डीएनए के साथ वो बाइंडिंग कराता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके बहुत अच्छे तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये बाइंडिंग का काम कराती है डीएनए के साथ, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए का रेप्लिका बनाती है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है और जीन का एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। तो दोनों प्रोटीन्स जो हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये दोनों इक्वल अमाउंट्स में पाई जाएंगी। एक देखिए ये सिंपल सा क्रोमैटिन फाइबर है, तो इसमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी है। और ये देखिए एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है, पहले तो डीकंडेंस फॉर्म में रहता है, बिखरे हुए फॉर्म में रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तब वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही सेल डिवीज़न की प्रोग्रेस होती है तब वो क्रोमैटिन जो है कंडेंस हो जाता है। आप किसी लिक्विड में अगर किसी थ्रेड को, फाइन थ्रेड को फैला दीजिए तो आप थ्रेड को देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसी थ्रेड को खूब कॉइल कर दीजिए और कॉइल करने से वो थ्रेड छोटा हो जाएगा, तब आपको वो दिखने लगेगा। तो उसी तरह से ये जो क्रोमैटिन है ये इंटरट्वाइंड फाइबर्स की तरह से रहते हैं, उलझे हुए धागे की तरह से रहते हैं उस न्यूक्लियोप्लाज्म में, तब ये दिखाई नहीं देते हैं। और जब कंडेंस होते हैं तो कंडेंस होकर ये बनाते हैं क्रोमोसोम्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक क्रोमोसोम एक डीएनए का बना होता है। एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स की अगर लाइन में उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो करीब 2 मीटर के बराबर होता है। और उस 2 मीटर के डीएनए की लेंथ को न्यूक्लियस में पैक होना पड़ता है, जिसकी साइज़ 5 to 10 म्यूएम होती है। आप ये समझ लीजिए कि कितनी असरदार पैकिंग होती है, कितनी क्वाइलिंग और कंडेंसेशन स्ट्रांग होता है कि वो छोटे से न्यूक्लियस में इतनी 2 मीटर लंबी चीज़ जो है पैक होके रहती है। तो दो चीज़ें हो गई, प्रोटीन और डीएनए। अब ये दोनों जब क्रोमैटिन कंडेंस करता है तो वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोसोम पर जो है जीन्स पाए जाएंगे। जीन्स जो हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और स्पेसीज की कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक, एक व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक और उस स्पेसीज की कैरेक्टरिस्टिक को जनरेशन दर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो पास ऑन करते रहते हैं। यदि उसमें कोई बीच में कोई चेंज ना आ जाए, चेंज का मतलब बच्चों अभी आप बाद में पढ़ेंगे, म्यूटेशन न हो जाए। म्यूटेशन दोनों भी तरह के हो सकते हैं, म्यूटेशंस अच्छे भी हो सकते हैं, म्यूटेशन खराब रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, और क्रोमोसोम की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी वो क्रोमैटिन के फॉर्म में है, और क्रोमैटिन के फॉर्म में है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है। जब कंडेंस हो गया तो वही क्रोमैटिन अब क्रोमोसोम कहा जाने लगा। अब जब उसकी सेल डिवीज़न की स्टेज प्रोग्रेस करेगी, अब प्रोफेज आ जाएगा, तो उसी क्रोमैटिन में अब 2 थ्रेड दिखने लगेंगे। ये देखिए ये दोनों थ्रेड्स हैं। अब प्रोफेज के बाद स्टूडेंट्स जब मेटाफेज आ जाती है तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी क्लियर हो जाती है, क्योंकि उस समय वो जो क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन फाइबर है, जो बहुत एक्सटेंडेड है और डीकंडेंस फॉर्म में है, वो कंडेंस हो जाता है और क्वाइल हो जाता है। तो कंडेंसेशन और क्वाइलिंग के कारण वो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है शार्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, और ये क्रोमोसोम कहा जाने लगता है।
और ये माइक्रोस्कोप में क्लियरली वो विजिबल हो जाता है। तो क्रोमोसोम को जब हम मेटाफेज स्टेज में देखेंगे तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होंगे। इन दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और इन क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं उनको टीलोमियर्स कहते हैं। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है क्रोमोसोम्स में उनको टीलोमियर्स कहते हैं। और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पॉइंट पर जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जहाँ पर थोड़ा धंसाव होगा, वहाँ पर ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब मेटाफेज में देखिए, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, अभी एनाफेज आ जाएगी इसके बाद की स्टेज, तो ये बीच से डिवाइड कर जाएगा और एक क्रोमोसोम में जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तब इनको हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे और फिर वही क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम कहिए चाहे क्रोमोसोम कहिए। और फिर इंटरफेज स्टेज आ जाएगी, फिर टेलोफेज स्टेज आ जाएगी। फिर ये 2 अलग अलग सेल में जाके फिर ये क्रोमोसोम या डॉटर क्रोमोसोम, फिर ये डीकंडेंस हो जाएगा और फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में हो जाएगा और ये फिर विजिबल नहीं होगा। फिर उसी न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें मिक्स हो जाएगा। हर सेल में क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, एक फादर साइड से आएगा और एक मदर साइड से आएगा। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स की जो पोजीशन है वो डिप्लॉयड पोजीशन कही जाएगी। और इसी का हर पेयर से अगर एक तरफ कर दिया जाए तो 2 हैप्लॉयड सेट्स बन जाएंगे। एक सेट हर डिप्लॉयड में 2 हैप्लॉयड सेट्स बनेंगे। तो जो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है उसको अलग कर दिया जाए तो उसको कहेंगे, हर पेयर को अलग कर दिया जाए तो 23 का एक सेट बनेगा और 23 का दूसरा सेट बनेगा। तो एक हैप्लॉयड सेट और हैप्लॉयड मिलके डिप्लॉयड बनाता है। ये जहाँ पर सेंट्रोमियर है इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। और यहीं पर एक डिस्क शेप की प्रोटीन की बॉडी पाई जाती है, उसको कहेंगे काइनेटोकोर।